तो क्या किया करो बेटा, जो कंसंट्रेशन टर्म दी है उसका मतलब लिख लो, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख के यहीं से बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो। क्योंकि आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर किसी भी सॉल्यूशन में मोल निकालने हैं सॉल्यूट के, जो भी मल्टीप्लाई होता है एक्स में वो स्लोप बन जाता है। वाई इंटरसेप्ट कुछ नहीं दिख रहा सर, साफ साफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप, बहुत बढ़िया, वाई इंटरसेप्ट 0। तो हमें साफ साफ पता लग गया। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस अमेजिंग सी प्रचंड नीट सीरीज में, जिसमें मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर के और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत फायदा होने वाला है। इस सेशन को ध्यान से देखना बेटा एंड तक, आपके पीवाईक्यू सारे अच्छे से सॉल्यूशन हो जाएगा और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा उनके पीछे का। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वाला सेशन। तो सारे लोग अब ध्यान से देखना। तो बेटा जी सबसे पहले हम देखते हैं, आपसे नीट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन है इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज, मतलब एक सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी 1 है, सॉल्यूट 0.5 मोल है, तो कह रहा है सॉल्वेंट कितना होगा। बहुत आसान है, आपको पता है मोलैलिटी क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ सर, नीचे में होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ सर, मोलैलिटी यही तो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में है तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, जो 1000 पलटी मार के ऊपर आ जाता है। बिल्कुल सर, यही तो होती है मोलैलिटी। सर अब हो गया, सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.5 मोल है सर। तो लो जी, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आ जाएगा क्योंकि आपने यहां 1000 लगाया हुआ है। तो 1000 इंटू 0.5, तो ये कितना हो गया 500। बिल्कुल सर, और इसको इधर ले जाओ तो यस, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट सर 500 ग्राम आ गया। तो यस, जब 500 ग्राम सॉल्वेंट में 0.5 मोल सॉल्यूट होंगे तभी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होगी। आसान था, देखो 2022 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन करके ही डॉक्टर बन सकते हो आप, ठीक है, आता है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन से ज्यादा लर्निंग और किसी चीज से नहीं होती। अगर तुम क्वेश्चन करोगे ना तो बेशक आपने बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं भी सीखे हैं, क्वेश्चन से आपको परफेक्शन आ जाएगी। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में आया हुआ है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है Which of the following is dependent on temperature? तो आपको पता है बेटा एक चीज होती है थर्मल एक्सपेंशन, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाते हैं। तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाएगी। तो इसमें से किस में आता है वॉल्यूम? सिर्फ मोलैरिटी में आता है, क्योंकि मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यस, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो यस, और किसी में भी वॉल्यूम नहीं आता, सिर्फ मोलैरिटी में आता है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आसान है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बेटा नीट का। इसमें ना इंटर कन्वर्जन करवाता है डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म की। अब आप इसको क्या करते हो, आप लोग ना कुछ फॉर्मूले रटते हो लंबे लंबे, उनसे करने का प्रयास करते हो। नहीं, इसको अपन बेसिक से करेंगे, देख कितना मजा आएगा, बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब इसने सॉल्यूशन की मोलैलिटी दे रखी है, 1 है मोलैलिटी, और इसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे सर? तो जब भी ऐसा इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन आए ना तो क्या किया करो, जो दिया हुआ है उसका मतलब लिख लो। ठीक है सर, मोलैलिटी 1 है तो 1 मोलैलिटी का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अजी मोलैलिटी का मतलब यही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी 1 है, तो इसका मैंने मतलब लिख लिया कि 1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट मतलब
1000 ग्राम सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहां पर पानी है। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। बिल्कुल सर, पता लग गया। 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में है। बहुत बढ़िया। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है इसी सॉल्यूशन का। तो मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ही सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल इन सॉल्यूशन। टोटल मोल होंगे सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। अरे हां सर जी, तो लो, तो क्या किया करो बेटा, जो कंसंट्रेशन टर्म दी है उसका मतलब लिख लो, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख के यहीं से बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि इसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ओके सर, तो सॉल्यूट का 1 मोल है तो ऊपर में 1 मोल, नीचे में सॉल्यूट का 1 मोल। सॉल्वेंट के कितने मोल हैं आपको वेट पता है, तो वेट से सॉल्वेंट के मोल निकाल सकते हैं। पानी के गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, पानी का 18 होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 55.5 आ जाता है। लो सर, 1 मोल सॉल्यूट 55.5 मोल सॉल्वेंट में है। 1000 ग्राम पानी मतलब 55.5 मोल। तो ये आ गया मेरे बेटा जी 1/56.5। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब सॉल्व करके जल्दी से बता दो 1/56.5 की क्या वैल्यू आएगी। तो सब बच्चों का आ चुका होगा बेटा, ये आ गया होगा आपका सॉल्व करके 0.0177। हाँ सर, ये तो बहुत आसान है सर, इतना आसान आता है पेपर, सच बता रहा हूं। आप सब में डॉक्टर बनने का पूरा दम है, बस ईमानदारी से क्वेश्चंस करने हैं, समझना है कैसे करना है। और मैं बता रहा हूं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा परफेक्शन लेके आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2013 में बेटा पूछा गया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3। मतलब एक कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन है। ध्यान से समझ, मैं एक एक चीज तेरे को समझाऊंगा। ओके, ये 70% बाय वेट है। ओके, 70% वेट बाय वेट है। ओके सर, मतलब 70%, 70/100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम HNO3 होगा। अच्छा, अब ये कह रहा है इस सॉल्यूशन का कितना ग्राम लूं ताकि 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन बन जाए। ओके, तो मेरे बेटा तुझे 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन बनाना है। मतलब इसमें जितना भी HNO3 आएगा वो तो यहीं से आएगा ना, पानी तो कहीं से भी डाल सकता है बट HNO3 तो यहीं से आएगा ना। ये मम्मी सॉल्यूशन है, ये बेटा सॉल्यूशन है, इससे इसको बनाना है। तो इसमें जितना भी HNO3 है वो यहां से आएगा। तो देख ले इसमें HNO3 के कितना है, चल मोल निकाल लेते हैं। HNO3 के इस बच्चा सॉल्यूशन में कितने मोल होंगे। बेटा मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है। आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर किसी भी सॉल्यूशन में मोल निकालने हैं सॉल्यूट के तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हाँ सर, तो लो HNO3 की मोलैरिटी है 2, वॉल्यूम इन लीटर 250 ml, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.25 लीटर। हाँ सर, तो पता लग गए HNO3 के कितने मोल हैं। हाँ सर, ये 0.5 मोल HNO3 है सर, इसमें 0.5 मोल HNO3 है। अब 0.5 मोल HNO3 का वजन निकाल ले और उतना ही HNO3 देख ले इसके कितने में से बनेगा। हाँ सर, कितने में से आएगा, तो चलो 1 मोल HNO3 का वजन होता है 63 ग्राम। सर कैसे पता लगा? अजी किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल का वजन होता है। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन 16 3 48, तो 63 आ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दिया तो 1 मोल का वजन, 1 मोल HNO3 का वजन 63 ग्राम, तो 0.5 मोल है। तो 0.5 मोल HNO3 का वजन कितना होएगा, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये मेरे बेटा जी आ गया 31.5 ग्राम। तो इसमें 31.5 ग्राम HNO3 है। ओके सर, 31.5 ग्राम, और ये आपको यहां से लेना है।
ओके, बट इसमें 70 ग्राम HNO3 100 ग्राम सॉल्यूशन में होता है। ओके सर, अब तो हो गया सर, अब कर लेंगे। इसका 70 ग्राम इस सॉल्यूशन में, 70 ग्राम HNO3 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, क्योंकि ये 70% वेट बाय वेट है। तो 70 ग्राम इसके 100 ग्राम सॉल्यूशन में होता है। हमें तो 31.5 ग्राम HNO3 लेना है, तो 31.5 ग्राम कितने में होएगा? तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, तो इतना ग्राम अपन सॉल्यूशन ले लेंगे, तो उतना ग्राम ले लेंगे, उसमें 31.5 ग्राम HNO3 होगा, और ये बनाने के लिए 31.5 ग्राम ही चाहिए। तो ले मेरे बेटा जी, आसानी से हो गया। हाँ सर, ये तो बहुत आसान लगा सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा कुछ 45 के आसपास आ जाएगा। कैसे आएगा सर, करके बताओ। ठीक है ना, तो कर लेते हैं। ये 10 है, इसको काटो, 7 चौक 28। ओके सर, 3 बच गए सर, 3 बच गए, है ना। हाँ 3 तो 35, है ना, 5 सत्ते 35। तो यस सर, 4.5 इंटू 10 सर 45 ग्राम। इस 45 ग्राम सॉल्यूशन में 31.5 ग्राम HNO3 होगा, और इसको बनाने के लिए इतना ही चाहिए। बिल्कुल 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 लेना पड़ेगा। मजेदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। मम्मी सॉल्यूशन से बना बच्चा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जितना भी HNO3 है वो यहां से आया होगा, और इसमें हमें पता है 70 ग्राम HNO3 100 ग्राम सॉल्यूशन में होता है। तो देख लो यहाँ कितने ग्राम चाहिए, यहाँ 31.5 ग्राम चाहिए। तो जब 70 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में होता है तो 31.5। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा जी, 2024 इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH, वैल्यू ऑफ 3 गैसेस A, B एंड C इन वाटर में दे रखी है KH की वैल्यूज। कह रहा है सॉल्युबिलिटी बताओ इन गैसों की वाटर में। तो घबरा मत, जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले, किसी भी गैस के हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू उसकी सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस स्टेटमेंट को अपनी आत्मा में संभाले मेरे बेटा। अगर किसी गैस का KH ज्यादा होएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो देख, सबसे ज्यादा KH किसका है? A का 145, B का तो सबसे कम, फिर C का। सबसे ज्यादा KH A का है, KH ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, सबसे कम सॉल्युबिलिटी A की होगी। KH सबसे कम B का है, B का KH सबसे कम, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, B की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, A की सबसे कम। मेरे बेटा जी, D मस्ट बी द राइट आंसर। ये फेवरेट क्वेश्चन है नीट का, आ सकता है, बस ऐसे याद रखना। हेनरी कांस्टेंट किसी गैस का जितना ज्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम। बहुत बढ़िया सर, जीवन भर याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, 2023 में आया हुआ है मेरे बेटा। ठीक है ना, बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट से उठा के इन्होंने डाला था। ठीक है, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग अपरेटस। हाँ मेरे बेटा, स्कूबा डाइविंग होती है ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके डाइवर्स जाते हैं नीचे। तुम्हें क्या लग रहा है, उन ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या प्योर ऑक्सीजन होती है, या उसमें एयर जैसा कंपोजिशन होता है? नहीं मेरे बेटा, उसमें हीलियम भी डाली जाती है। क्यों? इसलिए डाली जाती है हीलियम, हीलियम की ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो जब हम गहराइयों में जाते हैं समुद्र की, तो हाई प्रेशर लगता है हमें पानी के वजन की वजह से, उससे ना ज्यादा गैस घुल जाती है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिमिट से ज्यादा घुल जाएगी हमारे ब्लड में। तो उनकी सॉल्युबिलिटी को कम करने के लिए हीलियम डालते हैं, ताकि हीलियम सॉल्युबिलिटी कम कर दे O2N2 की ब्लड में। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। डाइविंग एपरेटस में जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं उनमें हीलियम होता है, ये स्टेटमेंट सही है। रीजन इसने बोला कि इसलिए हीलियम डालते हैं बिकॉज हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2, ये बकवास है। ये तो कोई मतलब ही नहीं ना कि हीलियम की सॉल्युबिलिटी O2, वो हीलियम की वाटर में सॉल्युबिलिटी, उसमें एक्वस सॉल्यूशन मतलब ब्लड में कम होती है सॉल्युबिलिटी। अच्छा 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 अच्छा, ओके सर जी, आ गया सर समझ में, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा जी। तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। A is true but R is false, D must be the right answer। आ गया समझ में, ग्रेट। अगला, ये तो फिर से वही आ गया, मैंने बोला ना फेवरेट क्वेश्चन है। KH वैल्यू ऑफ सम गैसेस
एट सेम टेम्परेचर आर। ओके, KH की वैल्यू दी हुई है, तो ध्यान से देखना। मैं आपको एक चीज बता चुका हूं, किसी भी गैस का KH ज्यादा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है लिक्विड में। ओके सर, अब इसमें कह रहा है ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखो सबसे ज्यादा KH किसका दिख रहा है? आर्गन का। KH सबसे ज्यादा, सॉल्युबिलिटी सबसे कम, आर्गन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। सबसे कम KH किसका है? इसका KH सबसे कम, KH कम, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा HCHO की होगी। हाँ सर, क्योंकि KH सबसे कम है तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, सबसे कम आर्गन की, सबसे ज्यादा HCHO की। और अब इनमें देख लो, अब इनमें कंपेयर करो CO2 और मिथेन में। CO2 का ज्यादा है KH, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी कम होगी। हाँ सर, हाँ, बहुत बढ़िया। आर्गन, CO2, मिथेन, HCHO। बी मस्ट बी द राइट आंसर। और झूठ ना बोलो। शाबाश शाबाश शाबाश। यहां पे इन्होंने दोनों ऑप्शन सिमिलर ही दे दिए, ठीक है, ये मिसप्रिंटेड है यहां पर, ठीक है ना, मिथेन, CO2 मान लो, तो ये वाला सही हो गया। बहुत बढ़िया सर, आत्मा तृप्त कर दी सर आपने तो, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? 2022 का क्वेश्चन है बेटा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? एक तो गैसियस मिक्सचर में टोटल प्रेशर जो होगा वो सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। हाँ सर, हाँ, एक तो ये। दूसरा, अगर किसी गैसियस मिक्सचर में किसी एक गैस का प्रेशर निकालना है, मान ले आई गैस का, तो क्या होगा? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ओके, हाँ सर। तो कह रहा है कौन सही नहीं है, तो देख लेते हैं। Pi equal Xi Pi naught, where Xi is the mole fraction of gas in gaseous mixture। और बट फिर ये Pi नॉट क्या होना चाहिए? ये टोटल प्रेशर होना चाहिए। बट ये कह रहा है प्रेशर ऑफ ith गैस इन प्योर स्टेट है। ये क्या बकवास कर रहा है? ये तो कुछ रॉल्ट जैसा लिख रहा है बट कर रहा है कुछ गैस के लिए, तो ये बकवास है, ये डाल्टन्स लॉ नहीं हो सकता। हाँ, टोटल प्रेशर होना चाहिए था ना Pi नॉट, तो फिर सही होता। हाँ, ये बिल्कुल सही है डाल्टन्स लॉ, ये भी वही सही है। अरे पीवी इक्वल एनआरटी होता है ना गैस के लिए, तो कोई भी प्रेशर को हम लिख सकते हैं उसी का एनआरटी बाय वी। तो इसने P1 को लिख दिया N1 RT बाय वी, P2 को लिख दिया N2 RT बाय वी। हाँ, एक ही बर्तन में अगर, तो बिल्कुल सर ये भी सही है। और Pi इक्वल PXI, वेयर PI इज द पार्शियल प्रेशर, हाँ, XI इज द मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल सर, एंड P इज द टोटल प्रेशर होना चाहिए। हाँ, P टोटल प्रेशर। ओके, तो बिल्कुल ये भी सही है, तो यही गलत है। हाँ सर, हाँ। इसने पूछा है कौन सा नहीं है करेक्ट, ए नहीं है करेक्ट। अगला प्रश्न 2021 में आया हुआ है मेरे बेटा। तुम लोग एक चीज देख रहे हो, कितना आसान आता है अगर ईमानदारी से बच्चा पढ़े, है ना, तो बिल्कुल आसान है बेटा। आप जैसे बच्चे ही नीट निकालते हैं, विश्वास मानो, पूरा दम है आपके अंदर, अपनी शक्तियों को पहचानो और पढ़ना स्टार्ट कर देना। देख अपने आप तेरे को कॉन्फिडेंस आता जाएगा, एंड यू कैन डू इट। ठीक है, देख रहे हो ना क्वेश्चन कितने आसान आसान टुच्चे टुच्चे होते हैं। नीट ऐसे ही पूछता है, बहुत टुच्चे क्वेश्चन। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री विद बेंजीन टू ऑक्टेन। बेटा ये बेंजीन, ये मान ले ऑक्टेन, मोल रेशियो 3:2। अगर इसके 3 मोल हैं उस समय सॉल्यूशन में इसके 2 मोल होंगे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्यूशन में ये मोल रेशियो है। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दे रखा है P0B, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 280 एंड प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 420। चलो जी, हो गया। तो बेटा दोनों वोलेटाइल है तो दोनों की वेपर बनेंगी, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? बेंजीन का वेपर प्रेशर प्लस ऑक्टेन का वेपर प्रेशर। अब रॉल्ट लॉ से बेंजीन का निकाल ले, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, रॉल्ट लॉ से बेंजीन का। ऐसी वेपर प्रेशर ऑक्टेन का निकाल ले रॉल्ट लॉ से, प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इन सॉल्यूशन। हाँ सर, अब तो हो गया सर। लो जी, टोटल वेपर प्रेशर आ गया। प्योर बेंजीन का है 280, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के मोल 3 है, बाय टोटल मोल 3 और 2 5। वेरी गुड। प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 420 दे रखा है। ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? ऑक्टेन के मोल इन सॉल्यूशन बाय टोटल मोल 5। बहुत बढ़िया सर,
ये तो हो गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सॉल्व कर ले। 5 पच्चे 25, 3 गए 30, 5 छिक 30, 56 तिया, 3 छिक 18, हासिल गई 1, 3 पंजे 15 और 1 16। ऐसे यहां आ जा। हाँ 8 पंजे 40, 20, 84 2, इसको कर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ले मेरे बेटा टोटल वेपर प्रेशर आ गया 8 8 16, हासिल गई 1, 13, 336 मेरे बेटा जी मिलीमीटर मरकरी। बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन था, सब लोग कर सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था ये तो, है ना। ऐसे ही आते हैं, एक बार पढ़ तो सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, जो कि ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ, मतलब एक एक मोल है दोनों का, बेंजीन एंड टोल्यूइन इज करेक्ट। ओके, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है, टोल्यूइन का दे रखा है। मेरे बेटा जी अगर आप ध्यान से देखें, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर टोल्यूइन से ज्यादा है। ओके ओके, तो दोनों की वेपर बनेंगी, दोनों वोलेटाइल है। बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना होगा, जल्दी बता। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, दोनों का एक एक मोल है सॉल्यूशन में, बेंजीन का 1 मोल बाय टोटल मोल 2। ऐसे टोल्यूइन का वेपर प्रेशर कितना होगा, प्योर टोल्यूइन का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन सॉल्यूशन, टोल्यूइन का 1 मोल बाय टोटल मोल 2। ले मेरे बेटा, क्या दोनों का वेपर प्रेशर सेम आएगा? नहीं, मोल फ्रैक्शन तो दोनों का सेम है, 1/2 1/2। अरे दोनों के एक एक मोल थे सॉल्यूशन में। हाँ बट सर क्योंकि पी नॉट बी बड़ा है, तो सर बी का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा टोल्यूइन से, तो बी का वेपर प्रेशर ज्यादा, तो बी की वेपर ज्यादा बनेंगी। हाँ, तो बी की वेपर ज्यादा बनेंगी, तो यस, मतलब बेंजीन की वेपर प्रेशर वेपर ज्यादा बनेंगी। वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। सही बात है भाई, बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा तो मतलब बेंजीन के वेपर ज्यादा होंगी ना। हाँ सर, हाँ, बहुत बढ़िया सर, लॉजिकल है सर, आसान था, ग्रेट। अगला प्रश्न आपके सामने, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। और पॉजिटिव डेविएशन वो होते हैं जिनको मिक्स करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से कम हो जाते हैं। बेंजीन टोल्यूइन तो हमें पता है आइडियल सॉल्यूशन है सिमिलर नेचर के। एसीटोन क्लोरोफॉर्म में अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। अरे एनसीईआरटी के एग्जांपल, नेगेटिव डेविएशन, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन एक जैसे आइडियल सॉल्यूशन। इथेनॉल और एसीटोन ये पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल और पानी, इथेनॉल एंड एसीटोन ये पॉजिटिव डेविएशन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इथेनॉल में होता है, इथेनॉल एसीटोन में उससे कम हो जाता है। ओके सर, डी मस्ट बी द राइट आंसर, पॉजिटिव डेविएशन। अगला, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन। भाई सिंपल सा पता है, आइडियल सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हुए, अगर सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हुए तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, तो सी इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। अगला, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन वाले बनाते हैं। मतलब कह रहा है कि किसमें नेगेटिव डेविएशन है, ऑब्वियस है, वाटर और नाइट्रिक एसिड। इथेनॉल प्लस वाटर तो पॉजिटिव डेविएशन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड आपकी पॉजिटिव डेविएशन, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन आइडियल सॉल्यूशन। तो यही है जो नेगेटिव डेविएशन है मेरे बेटा। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, याद रखियो, ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। बेटा आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं ना, मतलब पॉसिबल है ना, मतलब होते हैं ना, दुनिया में कोई भी चीज होती है ना उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हैज टू बी नेगेटिव। अगर आइडियल सॉल्यूशन बन रहे हैं प्रकृति में तो इसका मतलब वो चीज हो रही है। अगर हो रही है, पॉसिबल है, तो डेल्टा जी नेगेटिव, तो डेल्टा जी कैन नॉट बी 0। ये गलत है, डेल्टा जी नेगेटिव बोलो ना। हाँ सर जी, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। कोई भी चीज हो रही है दुनिया में तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव। अच्छा सर, ठीक है सर। अगला, विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। ऑब्वियस है, एंट्रोपी चेंज नहीं होगा 0। क्यों?
क्योंकि देख डेल्टा जी, भाई आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं तो पॉसिबल है, तो डेल्टा जी नेगेटिव। अब आइडियल सॉल्यूशन में ये जीरो होता है, हाँ सर, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होएगा, डेल्टा जी नेगेटिव कब होएगा, जब जब क्योंकि हमें पता है बनते हैं, जो चीज पॉसिबल है उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव, तो डेल्टा एस को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो यस, डेल्टा एस आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होता है। तो ग्रेट, दिल खुश कर दीता मास्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन मोल पर फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इतना, ओके, टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन। आसान है, आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन में ये रिलेशन है मेरे बेटा, एब्सोल्युटली राइट सर। अब ये कह रहा है ग्राफ बनाया है पाई वर्सेस कंसंट्रेशन, ओके, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन। इसको बेटा वाई एक्सिस पर लिया है, कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पर। हाँ सर हाँ, सी इज एक्स, जो भी मल्टीप्लाई होता है एक्स में वो स्लोप बन जाता है। वाई इंटरसेप्ट कुछ नहीं दिख रहा सर, साफ साफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप, बहुत बढ़िया, वाई इंटरसेप्ट जीरो। तो हमें साफ साफ पता लग गया एक्स तो सी है ना, हाँ, तो जो भी एक्स में मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप, तो स्लोप इज आर टी, स्लोप इज इक्वल टू आर टी। अरे बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया सर। अब मेरे बेटा स्लोप की वैल्यू दे रखी है इसमें 25.73 लीटर बार पर मोल, ओके। आर की वैल्यू मेरे बेटा, बार मतलब एटीएम, तो आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टी। ले मेरे बच्चे, टेम्परेचर आपका केल्विन में आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर। भाई इसमें तो केल्विन में आएगा मेरे बेटा जी, ओके सर जी, ठीक है कर लो, है ना। 0.083 बोला है इसने, 0.083 बोला है, ठीक है ना, तो आर बोला है ना 0.0383, ठीक है सर। तो लो जी, आपका टी केल्विन में आ गया, केल्विन में निकाल ले, फिर उसको डिग्री सेल्सियस में निकाल लेंगे, करना करना। तो मेरे बेटा जी सॉल्व करके आपका आराम से आ गया होगा। 25.73 को 0.083 से करोगे तो 310 केल्विन आ जाएगा। 310 केल्विन आया है, बट इसने डिग्री सेल्सियस में पूछा है। 310 केल्विन 37 डिग्री होता है, कैसे, अरे 273 में डिग्री सेल्सियस ऐड करना मेरे बेटा जी। हाँ सर, आ गया, सही बात है, 310 केल्विन 37 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसान था सर, फर्जी क्वेश्चन था, इसी साल आया हुआ है। देख रहे, तेरे डॉक्टर बनने की कितनी संभावना है बेटा, बस ईमानदारी से मेहनत करता रहे, नथिंग इज टफ, सब आसान आता है, बस क्लासेस को अच्छे से कर, बैचेस में अच्छे से पढ़ाई कर, ठीक है, सब हो जाएगा। अगला देखो, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग। मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है आयोटा केबीएम। केबी तो पानी के लिए फिक्स है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो क्योंकि केबी के एफ की वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट स्पेसिफिक होती है, सबके लिए केबी तो सेम। तो आयोटा और एम, क्योंकि इसमें मोलैरिटी अलग अलग है ना, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी लगभग लगभग मोलैरिटी के बराबर मानते हैं। तो देख ले, जिसका आयोटा इंटू एम बड़ा, इसने क्या पूछा है, मिनिमम एलिवेशन, डेल्टा टीबी मिनिमम, जिसका आयोटा इंटू एम सबसे कम आएगा तो इसमें निकाल, इसका आयोटा 2 होगा क्योंकि एक पार्टिकल 2 दे रहा है, तो इसका आयोटा 2 और मोलैलिटी 0.05, तो मेरे बेटा आयोटा इंटू एम 0.1 आ गया। सर बिल्कुल सही कह रहे हो सर, इसका निकाल ले, इसका भी आयोटा 2 आएगा, एक पार्टिकल 2 दे रहा है, तो आयोटा 2 मोलैलिटी 1, ले 0.2 आ गया। इसका निकाल ले, इसका भी आयोटा 2 आएगा, एक मैग्नीशियम एक सल्फेट, बिल्कुल 2 इंटू 0.1 0.2। इसका भी देख ले, इसका है ना आयोटा 2 आएगा, इसका भी मोलैरिटी 1, तो ले सबसे कम मेरे बेटा इसी का प्रोडक्ट आ रहा है आयोटा एम का, तो इसका एलिवेशन सबसे कम होएगा। बहुत ही, यही तो पूछा है किसका एलिवेशन सबसे कम होगा, वाह सर हुआ, इतना आसान, बिल्कुल आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है बेटा, फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 250 ml water,
10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml वाटर एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 250 ml वाटर। तो इन सबके ऑस्मोटिक प्रेशर दिए हैं। कह रहा राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बिल्कुल नहीं घबराना, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT। अब इनमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट तो है ही नहीं, है ना ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट है तो आयोटा बन रहेगा, ना यूरिया इलेक्ट्रोलाइट होता और ना सुक्रोज इलेक्ट्रोलाइट। ओके बिल्कुल। अब मेरे बेटा इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलैरिटी। तो निकाल ले, पहले ग्लूकोज के लिए निकाल, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन निकाल। मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 180 आएगा। हाँ मोल हो गए कितने में? 250 ml में, ml है लीटर के लिए 1000। तो ले इसकी कंसंट्रेशन इतनी है। अब कंसंट्रेशन यूरिया की निकाल, यूरिया की गिवन वेट ऑफ, तो मोल्स ऑफ यूरिया गिवन वेट ऑफ यूरिया बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। यूरिया का 60 आता है मॉलिक्यूलर वेट, कितने वॉल्यूम ऑफ में? 250 ml में। तो ले मेरे बेटा ऐसे ही कंसंट्रेशन अब निकाल ले सुक्रोज की, सुक्रोज के मोल, तो गिवन वेट ऑफ सुक्रोज बाय मॉलिक्यूलर वेट 342 आएगा इसका, करके देख ले मॉलिक्यूलर वेट। लो सर भाई जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे वाह सर वाह। तो सबसे सबसे देख सब कुछ सेम है सबका, तो जिस सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी आएगी, तो इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे कम है ना, इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा। और यूरिया का सबसे ज्यादा होगा, यूरिया बीच वाला है, तो आंसर कैन बी बी एंड डी। सबसे सबसे कम कंसंट्रेशन इसकी है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम। इसका सुक्रोज का वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, मतलब वेपर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा सुक्रोज का। P3 सबसे कम होगा, P2 सबसे ज्यादा। डी मस्ट बी द राइट आंसर। अरे वाह सर सही बात है, जिसकी मोलैरिटी ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। हमने देखा इसकी मोलैरिटी सबसे ज्यादा आ रही है, ये वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है कंसंट्रेशन, और ये वैल्यू सबसे कम, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा। यूरिया दूसरे नंबर पे है, इसका सबसे कम, ये तीसरे नंबर पे है। ओ बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर, सीख गए सर। अगला क्वेश्चन, if 8 gram of a non-electrolyte solute is dissolved in 114 gram of N-octane to reduce its vapor pressure to 80%, तो पूछ रहा है the molar mass of the solute। बहुत ही आसान है, बहुत ही टुच्चा है, ध्यान से देखना मेरे बेटा। आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? हाँ सर। क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, हाँ सर, माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, हाँ इनिशियल से रिलेटिव, और ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। एब्सोल्युटली राइट सर। अब ये कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 8 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला इन 114 ग्राम ऑक्टेन, ओके, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। अच्छा अच्छा, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले के मुकाबले 80% घट गया। ओके मतलब है ना, रिड्यूस टू, मतलब रिड्यूस टू वेपर प्रेशर टू, रिड्यूस बाय नहीं है, रिड्यूस टू 80%। ओके मतलब 20% घट गया। हाँ तो ले, अगर शुरू में था P0A तो ये रिड्यूस टू 80%, तो अब ये हो गया 0.8 P0A। अरे इनिशियल का 80% रह गया ना। हाँ ओ बहुत बढ़िया सर, शाबाश सर जी, आ गया रिड्यूस टू 80%। तो जो अब जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो इनिशियल का 80% रह गया। हाँ रिड्यूस टू 80%, तो पीए इज 80% ऑफ इनिशियल। बहुत बढ़िया सर, तो हो गया, ये हो गया 0.2 P0A। हाँ सर जी, नीचे में P0A तो है ही, कट गया। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होएगा? सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल, सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल, जिसको लगभग लगभग हम सॉल्वेंट के मोल के बराबर ही मान लेते हैं। अच्छा, बट यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 आ रहा है, सिग्निफिकेंट है भाई साहब, सिग्निफिकेंट है, तो चलो उसको नहीं करेंगे। तो सॉल्यूट के मोल
जल्दी से बता दे मेरे को। सॉल्यूट के मोल कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट के मोल नहीं पता, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, मान लिया m, तो सॉल्यूट के मोल 8/m। सॉल्वेंट के कितने मोल हैं? 114 ग्राम है, तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 114/114, 1 मोल है सॉल्वेंट का मेरे बेटा जी। शाबाश सर जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है जी। अब ये कह रहा है, अब और ये NB क्या होगा? 8/m, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो नहीं कर सकता, अच्छा खासा सिग्निफिकेंट है। बहुत बढ़िया सर। अब मेरे बच्चे अपन आसानी से निकाल सकते हैं आपका मॉलिक्यूलर मास, तो सर जी निकाल डालो सर, कोई दिक्कत नहीं सर जी। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लो। 0.2, ओके सर जी, ये हो गया 8/m, इधर नीचे एलसीएम ले ले, है ना, तो ये हो गया m+8, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट भी कर, m से m कट गया। बहुत बढ़िया सर, ठीक है ना? हाँ सर जी बिल्कुल, बस अब तो सॉल्व करना है यार। 0.2 इक्वल, है ना, तो है ना 8/m+8, इसको इधर भेज दे, इसको इधर ले आ, m+8 बराबर 8/0.2। ओके सर जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब ये बेटा इधर किया तो ये हो गया 80, हाँ ये गया 40 से, बहुत बढ़िया। तो मोलर मास मेरे बेटा लगभग लगभग 40, यहां मैंने अप्रोक्सीमेशन कर लिया था, मतलब अप्रोक्सीमेशन नहीं किया था, जनरली सॉल्वेंट के मोल के बराबर मान लेते हैं, तो मोलर मास, ठीक है ना, चल ऐसा कर ले, मैंने उसको, ठीक है, तो जनरली मेरे बेटा क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए करते हैं, तो आपके टोटल मोल लगभग लगभग सॉल्वेंट के मोल ही हो जाते हैं। ओके सर जी, ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो मेरे बेटा सॉल्वेंट के मोल तो कितने हैं? 1 है, तो ले अगर सॉल्व कर देगा तो मेरे बच्चे, अगर आप सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आ रहा है आपका? 40 आ रहा है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अरे टोटल मोल लगभग लगभग क्लियर, तो जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने किया है, वैसे मोल जनरली मैं बता दूं, मोल फ्रैक्शन 0.2 पर हम इग्नोर नहीं कर सकते सॉल्यूट के मोल, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे ठीक है, इसने उस अकॉर्डिंग किया है तो हमने इस तरीके से ही कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में भाई? सॉल्यूट के मोल बाय सॉल्वेंट के, टोटल मोल को लगभग लगभग सॉल्वेंट के मोल के बराबर मान लिया। ठीक है सर, आ गया सर, परफेक्ट सर। अगला क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? अरे ये तो बिल्कुल सिंपल, जिनमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जिनमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ जाते हैं। If molality of dilute solution is doubled, the value of molar depression constant. Oh, molality of dilute solution is doubled, तो value of molar depression constant Kf। मेरे बेटा ये तो सॉल्वेंट स्पेसिफिक होता है, ये बस सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। एक्वस सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन तो पानी है, तो कुछ भी कर ले Kf चेंज ही नहीं होता मेरे बेटा, आहा अनचेंज। अजी केएफ सॉल्वेंट स्पेसिफिक होता है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, तो कुछ भी कर ले केएफ पानी का चेंज नहीं होएगा। ग्रेट। अगला क्वेश्चन, एट 100 डिग्री सी द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन of 6.5 gram of a solute in 100 gram water is 732 millimeter। के भी इतना है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है भाई साहब, ओके सर जी, बहुत आसान है, हो गया। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनते जाना। मेरे को बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो मैं एलिवेशन नहीं, मुझे पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, सॉल्यूट डाला, उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा, कितना बढ़ा होगा? डेल्टा टीबी केबीएम, इतना बढ़ गया होगा। तो मुझे अगर मोलैलिटी पता लग जाए तो पता लग गया 100 से कितना ज्यादा हो गया होगा, केबी तो पता है 0.52, तो मुझे बस इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी चाहिए, तो पता लग जाएगा 100 डिग्री से कितना बढ़ा। ओके सर, तो मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी ऊपर वाले डाटा से निकलेगी। 100 डिग्री पे प्योर पानी का वेपर प्रेशर जो होता है वो 760 मिलीमीटर मरकरी होता है, 1 एटीएम के बराबर। हाँ बस सर सही बात है सर, तो फिर हो गया। तो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 मिलीमीटर। हो गया मेरे बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन कर लेते हैं। ठीक है सर जी, कर लो। आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बहुत बढ़िया।
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ सर, अब मैं यहीं से मोलैलिटी निकाल डालूंगा। ओके सर जी, ओके सर जी, बहुत बढ़िया सर। कैसे निकालेंगे? P नॉट ए है 760, 100 डिग्री पे ध्यान रखियो, पानी का वेपर प्रेशर 180 एम। हाँ सर वो तो पता ही है। अब बट सॉल्यूट डाल दिया तो बेटा वेपर प्रेशर घट जाएगा, ऑब्वियस है 732। बहुत बढ़िया। और यहां से आ जाएगा आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, वैसे मोलैलिटी चाहिए तो मोलैलिटी तो हम यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना, बट हाँ सॉल्यूट का मुझे वो चाहिए होगा फिर, है ना, हाँ मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल दूंगा मैं यहां से। हाँ निकल जाएगा, देख कैसे, 760 में से 732 गए तो 28 बाय 760 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल। टोटल मोल को हम लगभग लगभग सॉल्वेंट के मोल मान लेते हैं। अच्छा ओके सर, भाई टोटल मोल को, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है रॉल्ट लॉ। ठीक है सर। अब मेरे बेटा, अब इसको अगर अपन करते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा, अब देख कि क्या क्या निकल आया, तो यहां से आपको मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा सॉल्यूट का। अगर मॉलिक्यूलर मास आ गया फिर तो मेरे बेटा मैं मोलैलिटी निकाल लूंगा। हाँ सर बड़ा आसान है सर। ठीक है, तो 28 बाय 760 सॉल्यूट के मोल, तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट मान ले m, नीचे में सॉल्वेंट के मोल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय 18 किया। अरे बाय 18 किया, हाँ सर 18 पलटी मार के ऊपर चला गया। सर सही बात है सर, बहुत बढ़िया। तो यहां से मॉलिक्यूलर मास आ गया आपको। हाँ सर जी बिल्कुल परफेक्ट है सर, मॉलिक्यूलर मास आ गया सर सॉल्यूट का। अब मॉलिक्यूलर मास मेरा बच्चा अगर निकालेगा तो कितना आ गया, चलो कर लेते हैं। ठीक है, करो मेरे साथ साथ करो। बहुत बढ़िया। इकतीस 31.75 आ गया मेरे बेटा, मॉलिक्यूलर मास 31.75 आ गया। बिल्कुल सब बच्चों का आ गया होगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास आया है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मेरे बेटा जी, ये तो मॉलिक्यूलर मास आया है, मुझे चाहिए मोलैलिटी। अब मोलैलिटी निकाल सकते हैं अपन लोग, तो सारे लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, मैं कराता हूं। अब मोलैलिटी कैसे निकल जाएगी, आजा, एलिवेशन निकालना है आपको। ठीक है, एलिवेशन निकालना है। के भी तो पता है पॉइंट, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट, हाँ सर, इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है तो किलोग्राम के लिए 1000। लो मेरे बेटा एलिवेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे बच्चे इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसने दो कंसेप्ट को मिलवा दिया था। वैसे आसान था, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बट आपको आता है मेरे बेटा करना इतना। हाँ सर अब आ गया, पहले आता था नहीं आता था, बट अब आ गया सर। ओके, सच्ची बोल, आ गया ना बेटा जी को समझ में। ओके, तो ये लगभग लगभग 1 के आसपास आ गया। कितना आ गया, और लगभग लगभग 1 डिग्री 1.01 के आसपास आ गया। बिल्कुल सर, इतना एलिवेशन हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट इतना बड़ा है। प्योर पानी का 100 डिग्री होता है, 1 डिग्री बढ़ गया 101 डिग्री। और झूठ ना बोलो मेरे शेरो, आ गया ना समझ में। बिल्कुल, इस डाटा से पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, मॉलिक्यूलर मास से इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकाल दी, मोलैलिटी आ गई तो एलिवेशन पता लग गया। 1 डिग्री का एलिवेशन है तो 101 डिग्री पे उबलेगा। आई होप मेरे बेटा जी को अच्छे से आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब KF ऑफ बेंजीन कितना है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.078 मोलर कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। इतना टुच्चा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये तो बेटा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आयोटा 1 ही होएगा। लो बस हो तो गया, सब कुछ तो दे रखा है, सॉल्वेंट का बेंजीन का KF दे रखा है, हाँ मोलैलिटी सॉल्यूशन की दे रखी है, बस दिस विल बी द डिप्रेशन। हाँ यही तो है, डिप्रेशन ही तो पूछा है इसने। हाँ जी, लो बेटा जी हो गया, इसको अब मेरे बेटा जी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
0.4 के आसपास आ गया। बिल्कुल सर, 0.4 आ गया सर। इतने केल्विन का, इतने डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन होएगा। आसान था, ये तो आपने खुद से ही कर लिया होगा। हाँ सर। अब ये वाला देखो 2016 में आया है। वांट ऑफ फैक्टर आयोटा फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग जो पूरा पूरा टूटता है, स्ट्रॉन्ग में आयोटा निकालना आसान है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला होता है। आयोटा स्ट्रॉन्ग का कैसे निकलता है, एक पार्टिकल टूटकर कितने पार्टिकल दे रहा है, फॉर्मूले से पता लग रहा है। एक बेरियम देगा, 2 हाइड्रोक्साइड देगा, एक पार्टिकल 3 पार्टिकल दे रहा है, तो आयोटा 3 हो गया मेरे बेटा। अरे सर जी इतना आसान? हाँ, स्ट्रॉन्ग में बड़ा आसान है, एक पार्टिकल टूटकर कितने पार्टिकल देगा। वैसे मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जितना तुम 7-8 घंटे के लेक्चर देख के सीखते हो, 1 घंटे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी उतना ही सीख सकते हैं बेटा हम चीजें। ठीक है ना, बहुत क्यों डायरेक्ट हम हिट करते हैं क्वेश्चंस को, पता लगता है कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है मेरे बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। मतलब जितना एल्यूमिनियम सल्फेट का वांट ऑफ फैक्टर है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानना है 100%, तो बड़ा आसान है, Al2SO4 होल थ्राइस का निकाल ले पहले। तो मेरे बेटा ये कैसे स्ट्रॉन्ग है, पूरा पूरा टूटेगा, साफ साफ दिख रहा है। एक पार्टिकल 2 एल्यूमिनियम आयन देगा, 3 सल्फेट देगा, तो एक पार्टिकल 5 पार्टिकल दे रहा है, तो इसका आयोटा 5 है। तो पूछ रहा है तो किसका आयोटा 5 होगा। बेटा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, 3 पोटेशियम आयन निकलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसका आयोटा 4 होएगा। तो ये नहीं होगा आंसर। एक एल्यूमिनियम 3 नाइट्रेट, तो इसके भी 4 निकल रहे हैं, यहां पे मेरे बेटा 5 होगा। 4 पोटेशियम आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसमें 5 निकलेंगे मेरे बेटा। इसका आयोटा 3 होगा क्योंकि 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, तो ले सेम सी होगा राइट आंसर। आई थिंक मेरे बेटा जी को समझ में आ गया। और बहुत बढ़िया सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी, मतलब मोलैलिटी दे रखी है, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलल सॉल्यूशन। इक्विमोलल मतलब मोलैलिटी सेम है। ओके, एक्स के सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वही वाई के सॉल्यूशन की है वाटर में, सॉल्वेंट भी सेम है। विच ऑफ द, और कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट एक्स का ज्यादा है। ओ हो, नॉर्मल पानी तो 100 डिग्री पे उबलता है, बट सॉल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा, कितना एलिवेशन होगा, आयोटा केबीएम। दोनों में सॉल्वेंट पानी है तो दोनों के लिए केबी सेम है, और दोनों इक्विमोलल हैं, दोनों की मोलैलिटी भी सेम है। तो मेरे बेटा जिसका आयोटा ज्यादा होगा, जिसका आयोटा ज्यादा होएगा उसका एलिवेशन ज्यादा होएगा। आहा, तो एलिवेशन एक्स का ज्यादा है। ओके, इसमें बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब एलिवेशन ज्यादा हुआ है एक्स में। हाँ ओके, तो इसमें एलिवेशन ज्यादा हुआ है तो इसका आयोटा ज्यादा बड़ा है। आयोटा ज्यादा बड़ा है मतलब ज्यादा टूट रहा है। तो यस, एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका आयोटा ज्यादा होगा ना एक्स का, तो एलिवेशन ज्यादा होगा, तो एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। केबीएम तो दोनों के लिए सेम है, क्योंकि केबी तो पानी के लिए, सॉल्वेंट के लिए, दोनों के लिए सॉल्वेंट पानी है, मोलैलिटी भी दोनों की सेम है, तो ऑब्वियस है एक्स का आयोटा बड़ा रहेगा, तभी एलिवेशन ज्यादा हुआ है। वो बहुत बढ़िया सर जी, आत्मा प्रसन्न, बहुत बढ़िया। और मेरे बेटा जी ये है अगला क्वेश्चन 2014 का, ठीक है ना। ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन which one will exhibit the largest freezing point depression। freezing point depression होता है आयोटा KFM। अच्छा, लार्जेस्ट डिप्रेशन पूछ रहा है, तो ये किसका लार्जेस्ट होगा, जिसका आयोटा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन मोलैलिटी तो दे नहीं रखी, तो सबकी सेम मान लेंगे। तो जिसका आयोटा बड़ा, इसका तो ये तो टूटता ही नहीं, ग्लूकोज है तो आयोटा 1, इसमें 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, तो इसका आयोटा 5 होगा, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, इसका आयोटा 3 होगा, इसका आयोटा 2। जिसका आयोटा सबसे बड़ा उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे बड़ा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे बड़ा होगा। बहुत बढ़िया सर, खत्म। अब ईमानदारी से बता मेरे बच्चे, मुश्किल से आपको 50 मिनट लगे हैं, और इस 50 मिनट में आपने पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे से समराइज हो गया। तो दिस इज द वे। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए इस प्रचंड सीरीज में सारे क्वेश्चंस में लेके आता रहूंगा, बढ़िया बढ़िया प्रीवियस ईयर, और उनको मजेदार
रसीले तरीकों से करेंगे और देखेंगे कि कितनी आसान हो सकती है पढ़ाई। तो क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन एक ऑसम वे होता है और अपन उसको करेंगे इस प्रचंड सीरीज में, पक्का। तो चलो मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ अगले सीजन में, अगले सीजन मतलब इसी प्रचंड सीरीज में अगले नए चैप्टर के साथ। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहो, मचाते रहो मेरे बच्चों।